नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम भारतीय अवाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम से एक सुखद समाचार को साझा करना चाहता है। ये समाचार मिला है बुलंदशहर में कुछ हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाइयों से। वो ये कह रहे थे कि नेहरू के चक्कर में यानी हमने माने उन लोगों ने वो नेहरू का समर्थन करके, देखिए उनकी स्पष्टता पहले देखिए, वो कह रहे थे, वो हमारे यानी ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई कह रहे थे कि नेहरू के चक्कर में नेहरू का समर्थन करके हम लोगों ने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि ऐसी ही भावना हमारे अन्य तबकों से भी आनी चाहिए। जो लोग भी इस नेहरू के चक्कर में, इंदिरा के चक्कर में, राजीव के चक्कर में, राहुल के चक्कर में, जेएनपीसी के मोह माया जाल में अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी सभाओं में जो जाते हैं और उनकी सभाओं की संख्या जो बढ़ाते हैं, ये सभी कुछ जो हमारे वो ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई ने कहा है, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए ये कि इस जो जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंगाल चौकड़ी काकस, इसको समर्थन देना और किसी तरह से भी समर्थन देना, वो देश के साथ गद्दारी है वाकई में। और यही भावना जहां जहां भी इस जेएनपीसी को जिस रूप में भी समर्थन मिल रहा है, यही भावना कि जेएनपीसी को समर्थन देना मतलब देश के साथ गद्दारी है। ये भावना आनी चाहिए। बीजेपी के समझ में तो नहीं आएगा वो तब आएगा जबकि बीजेपी का जो कार्यकर्ता कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, बीजेपी का वो नेतृत्व जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, वो भारतीय भाई बहन जब बीजेपी को समझा सकें कि भाई आपका राष्ट्रवाद जो है वो देश की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है, देश को क्या जरूरत है झूठ मूठ का राष्ट्रवाद वो चला करके जो है हमारी भोली भाली जनता को छलना, उसके साथ कपट करना, उसके साथ विश्वासघात करना, ये बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा।
राष्ट्र देखिए बीजेपी के क्या है, एक तो झूठा, एक तो उसका छलपूर्ण कपटपूर्ण राष्ट्रवाद है। दूजे ये मोदी जी का कहना कि सबका साथ सबका विश्वास, यह भी न तो हमारी आवाम का न तो विश्वास है उनके ऊपर और न ही साथ है। किसका साथ है अभी बताया जा रहा है। तो हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जो जीएनपीसी के मोह माया जाल में फंस करके अभी भी उसको किसी भी रूप में मैंने सीधे या अपरोक्ष रूप से घुमा करके जो समर्थन दे रहे हैं, उसकी सभाओं में जा रहे हैं, वह मुल्क के साथ बिल्कुल गद्दारी है। और ये खास करके इसकी आवश्यकता है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में तो उतना प्रभाव नहीं है, राजस्थान में बहुत ज़रूरत है, पंजाब में बहुत ज़रूरत है। पंजाब में हमारे जो भारतीय भाई बहन जो हमारे पंजाब में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, जो सिख आस्था को अनुसरण करने वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो उनको समझना चाहिए कि ये जो जीएनपीसी ने हमारे शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है, उनको इतिहास में जो है आतंकवादी वो लिखवाया है। और जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी, जब मैंने इनकी फांसी रुकवाने के लिए जब वो लॉर्ड इरविन से वायसराय से मिलने गया था, तो 12 घंटे ही इनको मार दिया जाए, इस तरह का मशवरा वो दिया हुआ है। तो इतनी बड़ी गद्दारी जो है वो जेएनपीसी वालों ने की है। जो गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी, उसको पूरा देश कह रहा था, और कांग्रेस के अंदर से भी बातें उठ रही थी कि जाकर कि लॉर्ड इरविन से भी ये कह दो, चूँकि तुम माने अंग्रेजी सरकार से बात करते रहते हो, तुम्हारी बात सुनी जाती है और अंग्रेज सुनते भी हैं। तो जो ये फांसी लगने वाली थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद सुखदेव को, अमर शहीद राजगुरु को, तो इनकी फांसी रोकने के लिए कह दो। तो पहले तो ये बहुत मैंने बहाना किया, आनाकानी किया, लेकिन जब चारों ओर से दबाव पड़ा तो वो गया और लॉर्ड इरविन को उल्टी पट्टी वो पढ़ा दिया कि ये लोग जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इनको कुछ हो गया तो बहुत बड़ी अशांति फैल जाएगी, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, और जिसको कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप जो है जो सुबह आप इनको फांसी लगाने वाले हैं, शाम को ही लगा दीजिए, शाम को ही इनको मार दीजिए। तो देश की जनता लोग कह रहे थे कि जाकर के भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की फांसी रुकवाइए, आइए जाकर के गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो जो है लॉर्ड इरविन वायसराय को, इन अमर शहीदों को बचाने के बजाय 12 घंटा पहले ही मार देने की सलाह दे आया। बताइए, शहीद आजम भगत सिंह का क्या स्थान है हम भारतीय भाई बहनों के दिलों में, ये शायद जेएनपीसी वालों को अंदाज नहीं होगा। तो उनको 12 घंटा पहले मार देने की सलाह जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी दे आया। तो खास करके हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनको जानना चाहिए। और फिर शहीद आजम भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी जो है यानी जो है इन सबों ने लिखवाया हुआ है। शहीद आजम भगत सिंह को इस जीएनपीसी वालों ने इतिहास में क्रांतिकारी आतंकवादी के रूप में लिखवाया, या समझ लीजिए। और ये बात हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ लें, ये बात असत्य नहीं है कि इन सबों ने क्रांतिकारी के रूप में, सरकारी अभिलेख में भी शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी क्रांतिकारी के रूप में लिखवाया गया है। और ये भी जान लीजिए कि ये जो पत्रकार मंडली है,
वह भी इस देश की बहुत बड़ी गद्दारी। असल बात है कि जेएनपीसी वालों ने गद्दारी की कल्चर जो है भारत के हर धार्मिक स्थान में जो है इन सबों ने वो उसको रोक दिया है, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो ये पत्रकार समूह इन कुछ अपवादों को छोड़ करके यह भी देश के हमारे मुल्क के बहुत बड़े गद्दार हैं, लेकिन ये अपना कंधा जरूर साफ करते रहते हैं। तो कोई पत्रकार जो है मीडिया का पत्रकार जो है अपना कंधा साफ करने के लिए ये सवाल मनमोहन सिंह से जब वो महोदय प्रधानमंत्री थे पूछे ही दिया कि क्या सर ये बात सही है कि ये सरकारी अभिलेख में जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह हैं उनको आतंकवादी के रूप में दर्ज है। मनमोहन सिंह ने इस बात को कबूला, लेकिन थोड़ी सी मुलम्मेदार शब्दों में, मुलम्मेदार लहजे में, तरीकों में, शैली में। उसने वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की शब्द में जवाब दिया। वो कहा कि अरे भाई ये लोग तो इतने महान हैं, इतने महान हैं, ये कोई सरकारी अभिलेख के मोहताज थोड़ी है। लेकिन उसने कबूला। ये बात सही है कि जेएनपीसी वालों ने शहीद आजम भगत सिंह का हर तरह से वो अपमान किया। फोटो वो जरूर लगाते, उनके बैनर पर फोटो जरूर देखते होंगे, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह का नहीं, हर एक जो क्रांतिकारी जिन्होंने जान दे करके, कुर्बानी देकर, शहादत देकर के हम सभी को आज़ादी दिलाई। और ये कांग्रेसी जो है अंग्रेजी सरकार की दलाली करते रहे और अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिरी करते रहे। तो हमेशा जो है इन सबों ने हमारे अमर शहीदों का, क्रांतिकारियों का हर वक्त जो है अपमान भी किया है, हमेशा पृष्ठभूमि में रखने की ये साजिश भी की है। और उसी क्रम में जो है ये एक बार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो मेंस का जो पेपर होता है उसमें एक निबंध लिखने को आता है, मैंने ऐसे उस निबंध में एक बार ये सवाल आया था कि आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखिए। इस तरह का अपमानजनक प्रदूषण जो है जेएनपीसी वालों ने वो फैला रखा है। तो इसी संबंध में भारतीय जनता दल का ये जो है हमारे जो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, जो पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, अच्छी तरह से जान लें कि खास करके वो जब भी कोई आंदोलन होता है तो भगत सिंह की फोटो लगाते हैं। हालांकि भाई उतना पर्याप्त नहीं है। ये बार बार भारतीय जनता दल ने उनसे निवेदन किया है कि जब भी अमर शहीदों का फोटो लगाइए, क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्तों का फोटो लगाइए, तो पंजाब के लोग सिर्फ भगत सिंह का लगाएं, ये उचित नहीं है। वो सभी जितने हमारे क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त किस्म अमर शहीद हैं सबकी फोटो लगाएं। भगत सिंह की भी लगाएं, चंद्रशेखर आज़ाद की भी लगाएं, सुभाष चंद्र बोस की लगाएं, रानी गढ़ीली को लगाएं, सुब्रमण्यम भारती लगाएं। तब वो दिखेगा कि भाई नहीं भाई सबका सम्मान हर जगह होता है। अब पश्चिम बंगाल में जब भी कोई बात होती तो सिर्फ जो है वो सिर्फ जो है सुभाष चंद्र बोस का फोटो बस दिखाते हैं। ये गलत है। इन अमर शहीदों की जिनकी भावना पूरे देश के लिए थी, उनको इस मानसिकता का शिकार करके उनकी प्रतिष्ठा को खंडित करना, यह भी जो है यह भी यानी उन पार्टियों की, उन राजनीतिक दलों की जो है वो खंडित करने वाली जो है मानसिकता का ही वो द्योतक है। और उसी का ये शिकार बनाते हैं हमारे जो हमारे अमर शहीदों का और क्रांतिकारियों का, देशभक्तों की प्रतिष्ठा के साथ वही साजिश करते हैं। तो इसलिए अक्सर देखा जाता है कि पंजाब में कोई आंदोलन होता है तो भगत सिंह की फोटो लगाते हैं,
पश्चिम बंगाल में कोई आंदोलन होता है तो वो सिर्फ जो है वो सिर्फ जो है सुभाष चंद्र बोस की फोटो वो लगाते हैं। ये अनुचित है। सबके जो है जितने भी अमर शहीद कहीं भी कोई आंदोलन हो और उसके प्रति भक्ति हो तो सभी अमर शहीदों का सम्मान देने के लिए उसकी फोटो जो है लगानी चाहिए। तो बात चल रही थी कि हमारे ये पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये समझ लें वो कि ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कॉकस जिससे कि आप लोग कांग्रेस के नाम से अभी गलती या भूल भ्रम से कांग्रेस वो है नहीं, उसको समर्थन देना देश के खिलाफ गद्दारी है, बहुत बड़ी गद्दारी। और जीएनपीसी नहीं, ये वामदल और चूंकि और पार्टियां जैसे अकाली दल का इतिहास रहा है कि जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं उसके साथ हमेशा जो है वो खड़ी मिलती है और उसके हमदर्द दिखती है। और इसके अलावा जो ड्रग का यानी जो नशीली दवाओं का वो जो कहर यानी वो बरप रहा है पंजाब के नव युवकों में, उसके पीछे भी ये अकाली ही है। अकालियों की एक माफिया है। तो इन अकालियों को भी मत बख्शिए, आम आदमी पार्टी को भी मत बख्शिए। अब बीजेपी इन सारे देश के दुश्मनों को पालने वाली, इसको भी नहीं बख्शना। अब ये सवाल पूछेंगे कि ये किसी को नहीं बख्शेंगे तो किसको चुनेंगे? पहले एक बार इनको पहले नस्ल नाबूद करिए, फिर वो उसका समाधान उनसे निकलेगा। इसकी चिंता मत करिए। ये सारी पार्टियां मर जाएंगी तो देश पर कुछ असर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमारी मशीनरी है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति रहेगा, सब कुछ रहेगा, सब कुछ वो चलेगा। लेकिन ये इन पार्टियों का नाश जो है देश के लिए जो है वो बहुत आवश्यक है। और ये हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं, ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह का ही आदेश है। तो बात वहीं से चली थी। हमारे जो माने बुलंदशहर के जो हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई कह रहे थे कि एनपीसी को समर्थन देना जो अब तक करते रहे नेहरू इत्यादि के चक्कर में, ये देश के साथ गद्दारी करते रहे। बात सही है। और यही भावना समाज के अन्य तबकों में, यानी ठाकुर राजपूत और क्षत्रिय भी जो अभी भी यानी मोह माया जाल में पड़े हैं जेएनपीसी के, वो भी समझ लें कि उसको समर्थन देना देश के खिलाफ गद्दारी है। और इतना ही नहीं, वाम दलों को भी समर्थन देना देश के साथ गद्दारी है। और ये चीज जो है हमारे केरल में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं उनको समझ लेना जरूरी है कि वाम दलों को चुनना, उनको संसद में भेजना और उनकी सरकार बनवाना ये हमारे मुल्क के खिलाफ गद्दारी है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात हमारे जो है भारतीय भाई बहनों से ये भावना जो है जो उठना शुरू कर दिया है। तो यही बात जो है राजस्थान में रहने वाले जितने हमारे भारतीय भाई बहन हैं, जो कोई भी समर्थन दे रहे हैं जीएनपीसी का, वो समझ जाए कि जीएनपीसी को समर्थन देने का मतलब देश के खिलाफ गद्दारी। वाम दलों को समर्थन देने का मतलब है देश के साथ गद्दारी। और यही नहीं, इन वाम दलों और जीएनपीसी के साथ जो दल चिपकते रहते हैं, कभी महागठबंधन, कभी इसी एक गठबंधन के रूप में, जैसे ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, कभी इधर कभी उधर वो जो है वो लुढ़कती रहती है, तो वो भी, जेडीएस, टीएमसी, शिवसेना,
एनसीपी, डीएमके, टीडीपी, यह भी सभी जो है, चूंकि इन्हीं देश के दुश्मन पार्टियों से, तो इनको भी समर्थन देना निश्चित रूप से देश मुल्क के साथ गद्दारी है। ये भावना हर एक भारतीय भाई बहन में आनी चाहिए। और जब तक इन पार्टियों का ईवीएम मशीन पर इनका नाश नहीं होगा, तब तक एक ऐसा स्वस्थ वातावरण आना यानी मुश्किल है कि जिसमें सभी लोग अपने को भारतीय समझें। एकता, आपसी एकता जो है भारतीयता के आधार पर हो, आपसी भाईचारा भारतीयता के आधार पर हो, आपसी जो है सद्भाव या भ्रातृत्व भी भारतीयता के आधार पर हो, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी इखलाक मोहब्बत, आपसी प्रेम, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, सभी कुछ भारतीयता के आधार पर होने के लिए बहुत जरूरी है कि इन यानी समाज को विखंडित करने वाली जो ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में, और देश के दुश्मन ताकतों का नाश किया जाए ईवीएम मशीन पर। ये बहुत जरूरी है। और इसको भारतीय जनता दल अब आगे और प्रखरता से और मुखरता से और बल दे करके हमारे आदरणीय अवाम को समझाएगा और उनसे विनती करेगा कि यदि इस देश को बचाना है, और जो कि इस देश की बुनियाद को ये सब खोद रहे हैं, तो इनका विनाश जो है ईवीएम मशीन पर बहुत जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद उनका मुखौटा पहन करके वोट बटोरती है, सत्ता हथियाती है, सत्ता का भोग करती है, इसको भी नहीं बख्शना है। यह भी इन सारी देश विरोधी ताकतों को, अच्छा, देश विरोधी ताकतें सिर्फ राजनीतिक दलों के बेस में नहीं है, मीडिया के बेस में भी है। पत्रकारों का भी गिरोह जो है वो भी यानी देश विरोधी है, गद्दार हैं सब, लुटियन गैंग, बारूदी बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, ये पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई और एमपी पीसीआई, जिसका कि वो आता है, वो तस्लीम रहमानी सब बुलाते रहते हैं। इन्हीं देशद्रोहियों के देश के दुश्मनों के प्रवक्ताओं को, नेताओं को ये चैनल वाले बुलाते रहते हैं। इनकी भी मानसिकता वो देश के अनुकूल नहीं है। तो देश विरोधी जो है सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, मतलब कि ये मीडिया, कुछ अफवाहों को छोड़ करके मीडिया, पत्रकार का गिरोह, पत्रकार का गिरोह में आप जो समझेंगे वो लुटियन मीडिया, लुटियन जो है वो लुटियन या खान मार्केट गिरोह, ये, और उसमें कई हैं। अब नाम बार उसे नाम लेना चाहिए। आशुतोष है, अजीत अंजुम है, मुकेश कुमार है, वो अमरीश कुमार है, आलोक जोशी है, अशोक वानखेड़े है, राहुल श्रीवास्तव है, कई हैं उसमें, और प्रभु चावला है, विनोद शर्मा है, ये सब तमाम है। और खैर ये रमेश कुमार, वो निधि राजदान, निधि कुलपति, मनोरंजन भारती, श्रीनिवासन जैन, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, और मानव गुप्त, संदीप चौधरी, शेखर गुप्त, बरखा दत्त, विनोद दुआ, विनोद अग्निहोत्री, करण थापर, एन राम, राहुल कंवल, आरफा खानम, स्वरा भास्कर, और उर्मिलेश,
प्रभु चावला, राणा अयूब, ये तमाम जो गिरोह है पत्रकारों का, और छोटे किस्म के भी मीडिया है, जैसे द वायर, द प्रिंट, द क्विंट, कारवां, ये सब बड़े खतरनाक हैं। तो यह भी देश विरोधी हैं। लेकिन ये सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए कि ये सभी देश विरोधी जो ताकतें हैं विभिन्न संगठनों में, विभिन्न रूपों में, ये सब जो छलपूर्ण और कपटपूर्ण जो राष्ट्रवादी हैं मोदी जी, उनके शासनाधीन ये सब पाले जा रहे हैं। ये खतरा है, ये बीजेपी से और मोदी जी से, ये समझने की आवश्यकता है। तो इनसे, बीजेपी वालों से कभी भी देश महफूज नहीं है। अपनी करतूतों को छिपाने के लिए, देश विरोधी करतूतों को छिपाने के लिए, और अपनी भी, और गद्दार नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी की करतूतों को छिपाने के लिए इन सबों ने एक साजिश कर रखी है कि वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति जो है एक मुहिम के खिलाफ एक कट्टरवादी तत्वों के द्वारा जो है एक मुहिम जो है वो चलवा रहे हैं। तमाम तरह की, सिर्फ मुगल में ये अत्याचार हुआ, ये हुआ, औरंगजेब ने ये किया, वो किया, मुगल आक्रांता है, फलाने ठिकाने, ये कई बार बताया गया है कि मुगल काल में, ये जिसको ये बताते हैं, एक आध दो अपवाद हो सकते हैं, हम उसकी सत्यता पर वो बहस करने के पक्ष में नहीं है हम, या हमारा वो ये भारतीय वाम ताकत दल, लेकिन मुगलों ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। ये हमारे सभी देशवासी समझे इस बात। अकबर ने एकता के लिए जो है वो बहुत कुछ किया है, उसकी मिसाल है। भूमि का बंदोबस्त, लैंड सेटलमेंट के लिए जो है जो उसका राजस्व मंत्री था टोडरमल, वो आज भी बदस्तूर जो है हमारे, यानी भूमि के सेटलमेंट का वो आधार है। ऐसी बात नहीं है। शेर शाह सूरी, हालांकि वो मुगल नहीं थे, लेकिन वो भी माने एक मुस्लिम बादशाह थे, तो उन्होंने जीटी रोड बनवाई, ग्रैंड ट्रंक रोड, पेशावर से कलकत्ता रोड भी बनवाई, सड़क भी बनवाई, और उस सड़क के किनारे जो है वो सराय भी बनवाए मुसाफिरों के आराम के लिए, पेड़ भी लगवाए। आज उन्हीं की बनाई जीटी रोड पर और भी बाद में वो सड़कें बनी हुई, और वो शेर शाह सूरी सिर्फ 5 वर्ष के लिए बने थे भारत के सम्राट। तमाम ऐसी बातें। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व करने के लिए, यानी मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिनका की खुद का स्वास्थ्य, खुद की सेहत जो है वो गवाही नहीं कर रही थी, तब भी वो क्रांतिकारियों का, तभी वो 1857 की जो हमारी इतनी बड़ी क्रांति थी, उसका नेतृत्व करने के लिए वो तैयार हो गए। और अंग्रेज भी हालांकि वो बादशाह थे, उनको अंग्रेजी हुकूमत ने उनको बागी माना, कैद कर लिया उनको, और उनको वो रंगून भेज दिया, और रंगून में ही उनका ध्यान भी हो गया। और उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा भी कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको एक ही चीज़ का मलाल है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय भी हमको अपनी ज़मीन नसीब नहीं हुई,
उनके अपनी जमीन का एक ही मतलब था कि भारत की मिट्टी, कभी भी उसका कभी भी ये तात्पर्य नहीं था मंगोलिया की मिट्टी। ये सारी बातें हैं और ये सारी बातें हमारे सभी देश के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए और बताया जाना चाहिए। लेकिन जो ये मुहिम बीजेपी की ओर से, हालांकि जो बीजेपी की ओर से जो चलाया जा रहा वो बीजेपी के हैं भी नहीं, वो बीजेपी का मुखौटा बस वो पहने हुए हैं वो एजेंट वास्तव में जीएनपीसी के वाम दलों के नफरत फैलाने का एजेंडा जो है, भारतीय समाज को कमजोर करने का एजेंडा सिर्फ जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस और वाम दलों का। तो ये जो यानी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, असदुद्दीन ओवैसी हुए, इस प्रकार से वामन मिश्रम हुए या चंद्रशेखर रावण हुए, जो ये समाज में नफरत फैला करके भारतीय समाज को जो कमजोर करते हैं, निश्चित तौर पर फंडेड यानी पैसे पर जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस और वाम दलों के पैसे। अब वाम दल ये कहाँ से पैसा पाते हैं? चीन से। तो चीन की फंडिंग पर ऐसा हो रहा है। तो ये बीजेपी जो है, जो कि यानी सारे दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को जो पाल रही है, उनकी रक्षा कर रही है और उनके पापों को धुल रही है और देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए सारी सहूलियत या सहूलियतें मुहैया करवा रही है और उनके आगे जो घुटने भी टेक रही है। मोदी जी संसद में खुलेआम ये कहते हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए, मतलब जब तक मोदी है तब तक आप निर्बाध रूप से बेखौफ जो है भारत के खिलाफ गद्दारी करते रहिए। ये संदेश था मोदी जी का। तो ये बातें कुछ लोग जो है, मतलब कि कुछ लोगों को पच नहीं सकती, लेकिन भारतीय जनता दल बिल्कुल डंके की चोट पे कहता है कि जो भावना हमारे परमादरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि अमर शहीदों ने बताया है, इस मुल्क की यदि रक्षा करनी है तो सारे काले अंग्रेजों का नाश करना होगा। और उन काले अंग्रेज क्या है? समाज में विखंडन, माने जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत इत्यादि के द्वारा। तो बीजेपी जो है बहुत एक खतरनाक किस्म का ध्रुवीकरण वो कर रही है और हर चुनाव में करती है। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को आतंकित करती रहती है कि यदि बीजेपी को वोट न किया गया, बीजेपी को और मोदी जी को न जिताया गया, तो समझ जाइए कि गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम फलाने ठिकाने आ जाएगा। इस तरह का मानसिक दोहन वो बीजेपी के अंदर खाने या मैंने इसकी आड़ में, किसकी आड़ में वो पर्दा तो लगाए हैं, मुखौटा लगाए हैं राष्ट्रवाद का, मुखौटा लगाए हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। इस पर्दे के पीछे जो है इस तरह से जो है खासकर हमारे हिंदू सनातन कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का मानसिक दोहन कर रहे हैं। और इसी प्रकार का मैंने देश को भूलना चाहिए। इसी प्रकार का मानसिक दोहन जीएनपीसी जो है काफ़ी वर्षों तक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इसने किया था। और भी जो समाज को विखंडित करने वाली ताकतें हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे आरजेडी और टीएमसी, वैसा ही जो है मानसिक दोहन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का
जो है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो मानसिक दोहन करने वाली ताकतें हैं, उनको नष्ट में नाबूद करना है। ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह का आदेश है और देश की आवश्यकता है। तो इसको और विस्तार से बताया जाएगा और निवेदन किया जाएगा। और कम से कम ये बहुत सुख की बात है कि हमारे, देखिए, जो ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारा जो तबका है अपने भारतीय समाज का, ये बहुत ही कीमती है, काफी बौद्धिक ऊर्जा है। और यदि इनकी बौद्धिक ऊर्जा का इस्तेमाल भारतीय एकता के लिए किया जाए तो ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों में यदि ये जागृति आ रही है तो बहुत ही सुखद संकेत है। इसलिए हमारे ठाकुर राजपूत क्षत्रिय कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन भी यानी इसी भावना का पालन करने में पीछे न रहें। इस प्रकार हमारे यादव कहे जाने वाले हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, वो भी वो तो और कीमती है। जब से आया मुलायम अखिलेश, उसके जब से राजनीति में आया तब से उन सबों ने भारतीय समाज का नुकसान किया। और खास कर हमारे यादव कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, उनकी प्रतिष्ठा में काफी नुकसान किया है। जो हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए मान्यता थी समाज में कि जो जहां पर उनको लगा दीजिए, और जो उन्होंने वचन दे दिया, जो उन्होंने वादा कर दिया, उनका कुछ भी हो जाए, उनकी जान भी चली जाए, तो वो डिगते नहीं थे। ये इस क्वालिटी के और इतने बोलते हैं वो कि लौह पुरुष, उस क्वालिटी के हमारे थे यादव कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन। लेकिन आज ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह ने इतने कीमती तबके में से कुछ लोगों को गुंडा बना दिया, कुछ लोगों को माफिया बना दिया। तो ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह बहुत बड़े अभिशाप हैं। और यही नहीं, जो यादव कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, मेहनती बहुत है, प्रतिभाशाली हैं। उन्हीं में से काफी सिविल सर्विसेज में, पीसीएस में निकलते हैं। वो अखिलेश यादव के मोहताज नहीं है कि कुछ पीसीएस में उनको निकाल दिया। अरे वो तो आईएएस को उनको क्वालिफाई करते हैं भाई, ऐसी बात नहीं। वो बहुत मेहनती हो, माने जरूरत पड़ने पर वो दूध का बंटा भी उठा लेते हैं, खेत भी जोतते हैं, और किसान के रूप में मेहनत भी करते हैं, उपजाते भी हैं, और जो है सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, इसको भी क्वालिफाई करते हैं। तो बहुत ही कीमती तबका है हमारे यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का। लेकिन ये जागृति आनी जरूरी है कि वो लोग अपने को यादव न समझें। ये तो समझाने के लिए मैंने कह दिया। जो है वो यादव ने और अन्य यादव, वो हमारे भारतीय भाई बहन, और वो भारतीय भाई बहन है। और बाकी लोग भी वो बाकी लोग भी हमारे देश के, हमारे भारतीय समाज के, वो भी भारतीय भाई बहन हैं। उनसे जो है ये अपनापन, लगाव, प्रेम और एकता, भाईचारा स्थापित करने के लिए आगे आए। ये आ जाएंगे तो बाकी जो तबका बचेगा, ये हमारे जो है व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, और शहर में जो रहने वाले हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, बौद्धिक वर्ग में जो भारतीय भाई बहन, ये भी आएगा, तब आएगा। भारतीय जनता दल को पूरा यकीन है। एक बात थोड़ा सा बताना जरूरी है, और इसको छोटा मुंह बड़ी बात न समझा जाए।
देखिए इसमें तालिबान 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 करके पूरे पूरे विश्व स्तर पर भी और भारत में भी तमाम चर्चा हो रही है। और खास करके तालिबान का पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ जो गठजोड़ है वह यानी विश्व के लिए खतरा बना हुआ है और सबसे बड़ी खतरा है भारत के लिए। और क्या समझते हैं कि ये अमेरिका इसका वो समाधान करेगा? जब ये नेहरू ने वो चीन पर कम्युनिस्टों ने वाम दलों ने कब्जा किया, गद्दार नेहरू के शाह से इन्हें कब्जा करने के बाद मैंने उस समय भारत का प्रधानमंत्री और भारत का गद्दार वो नेहरू जो है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ, जबकि वो इसी प्रकार का नरसंहार करके कत्लेआम करके इसके बाद जो है वो पूरे यानी विश्व समुदाय में विश्व समाज में अलग थलग वो पड़ा हुआ था। उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो बनवाया संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य, बड़ी होशियारी से, इसलिए कि वो तिब्बत पर भी वो कब्जा कर रहा था। तो बोला था कि तिब्बत पर कब्जा करो, लेकिन अभी नहीं, बाद में, पहले हम तुमको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवा देते हैं, इसके बाद करो। वहाँ भी कम्युनिस्टों ने 80 लाख तिब्बतियों को मार करके कब्जा किया है तिब्बत के ऊपर। तो हमेशा ये वाम दल वाले विश्व के संसार के सबसे बड़े कत्ली, सबसे बड़े आतंकवादी, लेकिन इनका जिक्र नहीं होता है, इस पर चर्चा नहीं होती है अपने भारत में। यह भी एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो अमेरिका, अच्छा, इसके बाद यही अमेरिका जाकर तमाम अमेरिकन जितने भी उद्योगपति थे, सारा उद्योग पाट दिया चीन में, सारा उद्योग पाट दिया। चीन जो है आर्थिक रूप से ताकतवर हो गया, सैन्य रूप से ताकतवर हो गया, और भी क्षेत्रों से विज्ञान तकनीकी और इसमें ताकतवर हो गया। और फिर वो इतना खूंखार किस्म का वो आतंकवादी जो है, जो कम्युनिस्ट वाले चीन के, अब जब उनकी ताकत मिल गई तो विश्व के लिए जो है वो खतरा बन गए। 14 यानी चीन का 14 देशों से वो सीमा है उनका, और वो सभी 14 देश जो है इसकी विस्तारवादी नीति से वो परेशान है। भारत ने तो लद्दाख में खैर कर दिया वापस, लेकिन वो समस्या गई नहीं। तो इसको और भी विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन अभी जो मैंने ये जो एपिसोड में बताने की आवश्यकता है कि चीन की समस्या का समाधान, देखिए चीन की समस्या का समाधान भारत को ही करना पड़ेगा, और जिसमें चीन की समस्या का समाधान हो जाएगा, तालिबान अपने आप मर जाएगा, पाकिस्तान अपने आप मर जाएगा। तो विश्व के लिए तो आराम होगा ही, विश्व के लिए तो काफी राहत होगी, सबसे बड़ी राहत होगी भारत के लिए। तो एक बार कोई समाचार मैं सुन रहा था कि ये चीन जो है ये प्लान बना रहा है, वो सबसे पहले कि 4 वर्षों में वो ताइवान को हड़प लेगा, और ताइवान भी इस तरह से डरा हुआ है। अब ताइवान जो है अमेरिका के भरोसे वो कितना अपने को सुरक्षित महसूस करता होगा, ये ताइवान ही जानता होगा और अमेरिका भी जानता होगा। लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, चीन को कब्जा करने का पूरा प्लान हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह की प्रेरणा और उनकी ताकत के अनुसार चीन पर कब्जा करने की भारतीय आम ताकत दल के पास पूरी योजना है।
2050 तक जो है भारतीय जनता दल के पास यदि भारत की सत्ता आती है, हुकूमत आती है, तो 2050 तक जो है ये भारत जो है पूरे चीन पर कब्जा कर लेगा। ये भारतीय जनता दल आज जो है पूरे विश्वास के साथ, कुछ सिरफिरों को जो है वो विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन हमारे सुभाष चंद्र बोस की जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी थी कि बाहर भी जाकर के, जापान जाकर के, जर्मनी जाकर, रूस जाकर के वहाँ भी लोगों को संगठित किया था। ये वो बात दूसरी है कि देश कि हमारे देश के अंदर के दुश्मनों ने उनको मरवा दिया। कौन दुश्मन था? गद्दार जवाहरलाल नेहरू, वो बात दूसरी है। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने भारत के बाहर भी भारत के लिए संगठन वो किया हुआ है। तो उन्हीं परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि और हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह इत्यादि की प्रेरणा और ताकत के बल पर भारतीय जनता दल आज अपने सभी भारतीय भाई बहनों को इस देश को बताना चाहता है कि यदि इसके हाथ में, भारतीय जनता दल के हाथ में मैंने सत्ता मिल जाती है और जितना जल्दी मिल जाती है तो वह पूरे चीन पर कब्जा करेगा 2050 तक। ये उसके पास बिल्कुल ये डेफिनेट और क्लियर कट मैंने पॉलिसी भी है, ब्लूप्रिंट भी है, प्लान ऑफ एक्शन भी है और वो मजबूत इरादा भी है पूरे चीन पर कब्जा करने का भारत में। तो ये सिर्फ मैंने वो तिब्बत की समस्या, और जरा सोचिए कि जिसमें पूरे चीन पर भारत का कब्जा हो जाएगा, तिब्बत की समस्या अपने आप हल हो जाएगी, तिब्बत भी वो भारत का हो जाएगा और ये पाकिस्तान अपने आप मर जाएगा, तालिबान अपने आप मर जाएगा, अफगानिस्तान तक भी भारत का कब्जा स्थापित हो जाएगा, पाकिस्तान भी नष्ट होकर के फिर जो है वो भारत का अंग हो जाएगा और आसपास के जितने भी देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सभी और बर्मा सभी भारत के हिस्सा हो जाएंगे। यही तो वो अखंड भारत है। तो अखंड भारत को स्थापित करने की पूरी क्षमता और पूरा जो है वो डिटर्मिनेशन, पूरी प्रतिबद्धता, कटिबद्धता जो है भारतीय जनता दल के पास है। और इसके बाद पूरा जो है ब्लूप्रिंट, प्लान ऑफ एक्शन, योजना, कटिबद्धता है। हाँ, लेकिन अभी भारतीय जनता दल अच्छा, लेकिन सत्ता आने के लिए चुनाव लड़ना है। कोई तालिबानियों की तरह जो है वो हिंसा के जरिए सत्ता नहीं वो हथियाना है। एक प्रक्रिया है भारत में चुनाव की। तो चुनाव लड़ करके ही जो है वो सत्ता का उपकरण, सत्ता के उपकरण को हाथ में लिया जा सकता है और लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो देश की जो समस्याएं हैं, यदि देशभक्त किस्म का नेतृत्व हो और उसके हाथ में सत्ता हो, तो ये जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, जेएनपीसी, वाम दल, समाजवादी, अकाली मकाली जो है, सबका विनाश हो जाएगा। ये बिल्कुल एक जो इतिहास की चीज बन जाएंगे कि कभी इस तरह के वो देश के गद्दार रहा करते थे, समाज को तोड़ने वाले रहा करते थे। इनका नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। और हमारी जो आवाम की जो समस्याएं हैं, वो जो दिन रात जो झेलती रहती है, तो अपनी आवाम के लिए जो शासन व्यवस्था हमारे मैंने बताया गया कि हमारे परम आदरणीय
राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो हमारे जो आदरणीय सम्राट औरंगजेब की इन लोगों की जो शैली थी, सख्ती, अनुशासन और निष्पक्षता और नियम पालन और कानून पालन और चुस्त दुरुस्त शासन के द्वारा कि कहीं के द्वारा हमारे पूरी आवाम को उनको भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा बख्शते हुए और बगैर किसी भेदभाव के और बारी और बराबरी के वसूल पर के सिद्धांत पर कि आपका काम आपकी बारी पर ही होगा और वो बारी टूटेगी नहीं, चाहे पीछे कोई राष्ट्रपति का ही कोई आदमी क्यों न हो, प्रधानमंत्री का ही क्यों न आदमी हो, वो बारी टूटेगी नहीं। तो बारी और बराबरी और बराबरी के आधार पर तो ये वसूल है। तो पक्षपात रहित इसमें जो अपने भारतीय भाई बहनों की जो सेवा खास करके स्टेट गवर्नमेंट में मिलती है, पूरा जो है वो पक्षपातपूर्ण है, या तो जातिवाद के आधार पर या तो व्यक्तिगत कोई उनका लगाव या पहचान होती है, या जातिवाद, संप्रदायवाद या पैसे, भ्रष्टाचार के आधार पर पूरा जो है वो पक्षपात होता है। तो ये सारी जो बुराइयों शून्य सुरक्षा हमारे भारतीय भाई बहनों के, खास करके हमारी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहुएं हैं, जो है, उनको मौके पर उनकी सुरक्षा और उनकी प्रतिष्ठा का रक्षा, और इस अवधारणा से दूर कि किसी के साथ मैंने किसी हमारी भारतीय बहन या बहू या बेटी के साथ कुछ हो गया तो फिर वो कैंडल मार्च तो वो जो है कैंडल मार्च लेकर निकल रहे हैं, फिर उसके लिए न्याय दीजिए। मैंने ये अदालत की प्रक्रिया को तेज करिए। इस तरह के न्याय में भारतीय आवाम ताकत दल का विश्वास नहीं है। ये तो वो निरा धोखा है, वो न्याय है ही नहीं। क्या कोर्ट यानी न्याय जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो शिकार हो गया, यदि अपराधी को सजा मिल भी गई, उसको फांसी हो भी गई, तो क्या उसको न्याय मिल गया? कतई नहीं। अरे कोर्ट भी कहता है कि ये जो सजा दी जाती है अपराधियों को, वो डिटरेंस के लिए कि दूसरे के साथ फिर ना हो। लेकिन जो पहले विक्टिम हो चुका है, शिकार हो चुका है, पीड़ित हो चुका है, उसको न्याय नहीं है। उसको न्याय तो तब है कि किसी भी अपराधी की जरूरत न हो, किसी अपराधी की यह हिम्मत ही न हो कि ऐसा अपराध कर सके। माने खौफ अपराधियों के या आपराधिक वृत्ति या आपराधिक सोच के लोगों में हो और आवाम हमारी बेखौफ हो, ये न्याय है। और भी तमाम इस तरह के यानी सारी बातें जो है वो यूट्यूब के माध्यम से बताना मैंने मुमकिन नहीं है, बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन और भी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कभी जो है वो सुधार करके हमारे जो जुडिशरी है, माने लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी में भी किस तरह की भर्ती होती है, किस तरह के मजिस्ट्रेट, किस तरह के जजेस की भर्ती और उनका प्रमोशन, और हायर जुडिशरी में जो जस्टिसेस का इंटेक और फिर उनका एलिवेशन, ये कॉलेजियम सिस्टम सब फालतू है, सब बेकार है। मैंने कहा था ना कि इस हायर जुडिशरी में एकाध अपवादों को छोड़ करके जीएनपीसी ने पहले से अपने तत्वों को और वाम दलों को
वो ठूसा हुआ है। इसके बाद जो है 1993 में या 95 में जो भी है वो है एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसी फैसले के तहत जो है वो कॉलेजियम सिस्टम आ गया। कॉलेजियम सिस्टम में वही सुप्रीम कोर्ट के जज जो है का एक ग्रुप होता है, वही जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो जस्टिसेस की भर्ती करवाते हैं सब, और वहीं से एलिवेट होकर के प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। तो वही जेएनपीसी के, वही वाम दलों के अंडे बच्चे, यानी कुछ अपवादों को छोड़ करके वो तांता जो वो लगा हुआ है। तो व्यक्तिगत लोग बोलते हैं कि ये रमना जो है, जो सीजीआई ये है वो है, तो व्यक्तिगत रूप से या जो है वो भारतीय जनता दल कोई टिप्पणी करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो बीमारी यही है कि हायर जुडिशियरी में जेएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस के, वाम दलों के वो तत्व भरे हुए हैं, और कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा उन्हीं के अंडे बच्चे जो है पूरा आगे उन्हीं का तांता वो लगा हुआ है, पूरा उसमें वो छाए हुए। तो उससे कोई बहुत बड़ी उम्मीद तो लेकिन फिर भी एज ए इंस्टीट्यूशन, संस्था के रूप में हमारा जो है जो जुडिशरी है, हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत ही अप्रतिम है। समस्या है कि किस तरह के तत्व उसमें भरे हुए हैं। तो इसे भी भारतीय जनता दल अवगत है, और इस भी बीमारी को रोका बिल्कुल प्रॉपर वो इलाज करेगा। तो देश की समस्याओं के समाधान के साथ साथ यह पूरा वो यकीन दिला रहा है कि वो चीन क्या 4 वर्षों का प्लान बताएगा वो ताइवान को कब्जा करने के लिए। भारतीय जनता दल के पास पूरा प्लान है, पूरा जो है ब्लूप्रिंट है, प्लान ऑफ एक्शन है, डिटर्मिनेशन है, प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो की प्रेरणा से ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई हैं। लेकिन इसके लिए चुनाव जो है वो लड़ना पड़ेगा, और जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है पूरा जो है पार्टी का ढांचा पूरे देश में स्थापित वो करना पड़ेगा। इसके लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई यदि ये मुकेश अंबानी, टाटा, अडानी और ये सब जो है यदि योगदान कर सके इसको भारतीय जनता दल को, तो उतना जल्दी ये उस दिशा में वो काम करना वो शुरू कर देगा। भारतीय जनता दल के पास संसाधन आएगा, इस बात नहीं है, लेकिन उसमें वक्त लग जाएगा। लेकिन कभी न कभी तो मुकाबला होगा ही, कभी सामना पड़ेगा मुकेश अंबानी से भी, अडानी से भी, और जो है वो टाटा के जो यानी रतन टाटा हैं, और आदित्य बिरला और लोग भी हैं। तब ये देशभक्ति का जो आह्वान जो किया गया है, और ये वीडियो की आवाज़ और उसकी भनक और इसकी यानी प्रतिध्वनि वहाँ तक भी पहुँचेगी, तो उस वक्त भी भारतीय जनता दल सवाल करेगा हमसे। तो संसाधन से के लिए ये संघर्ष कर रहा है, यदि वो कर देते हैं तो इस दिशा में बहुत तेजी के साथ जो है अपने उस लक्ष्य को, भारत को अखंड भारत के लिए, और अखंड भारत में इसमें चीन भी कब्जे में रहेगा, तिब्बत भी कब्जे में रहेगा, नेपाल भी रहेगा, आपका अफगानिस्तान रहेगा, और आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, बांग्लादेश, ये बर्मा, श्रीलंका, मालदीव, सभी अखंड भारत होगा। ये
पूर्णतः अस्पृश्यता के साथ भारतीय जनता दल कर रहा है। संसाधन जो है के लिए भी संघर्ष कर रहा है, वो भी होगा, लेकिन वक्त लगेगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी 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 फिलहाल ये फोकस कर रहा है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, कि कम से कम यहाँ की जनता वो भारतीयता के आधार पर एक होकर के यदि ये सत्ता देती है तो सत्ता का थमाते हैं हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। तो इन्हीं लगता है कि ये एपिसोड कुछ लंबा हो गया, लंबा तो होना ही था। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।